मेडिसिनल मट्ठा, मेडिसिनल, सब में मेडिसिनल जोड़ दो। बैठी हुई है, देते क्यों नहीं? ब्रांड का सबसे बड़ा ये मतलब अपने आप ब्रांडिंग होगी कि यार ये मेडिसिनल घी क्या है, ये मेडिसिनल छाछ क्या है, ये मेडिसिनल मक्खन क्या है, मेडिसिनल पेड़े क्या है, मेडिसिनल बर्फी क्या है। बात समझ रहे ना? तो मेडिसिनल शब्द जुड़ते ही वो अपने आप ब्रांड पकड़ लेगा। मैं सच बता रहा हूँ, एक एक प्रोडक्ट में हजार हजार करोड़ की कंपनी बनाने की पावर है 2 से 3 साल के अंदर। इतना पोटेंशियल है भारत के अंदर। और अगर ये चीज को उठा के आप बाहर ले गए ना तो भारत में मतलब वो 1 किलो भी नहीं देने देंगे। जो सर नेचुरल फार्म में होता है, छाछ वगैरह घर पे रखा जाता है, वो खराब हो जाता है सर, लेकिन डब्बे में बहुत दिन तक चलता है। डब्बे में मतलब प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना उसमें, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और उसको उसमें कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है तो वो लंबे समय तक चल जाता है। कुछ तो डाला जाएगा अलग से केमिकल। नहीं। तो आपको छाछ तो आपको ज्यादा दिन पुराना चाहिए ही चाहिए एग्रीकल्चर में, तो आप खराब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए ठीक है, जितना डेली बिका, नहीं तो बाकी का दवाई में चला गया। प्रिजर्वेटिव पर हाथ नहीं लगाना। नहीं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं क्या? क्वेश्चन ये होते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अब देखो, दूध से लेकर, दही से लेकर, मक्खन से लेकर, आप मिठाइयों से लेकर और जितनी भी तरह की आप गाय के दूध से मेडिसिन बना सकते हैं या यूरिन से मेडिसिन बना सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। फिर आ जाओ आप गोबर पे। आप तो अभी दूध को पकड़े हैं, गोबर पे आ जाओ। दूध को पकड़ोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, 100 टाइप्स के प्रोडक्ट बन सकते हैं और हर एक प्रोडक्ट में हजारों करोड़ों की कंपनी बनाने की पोटेंशियल है। फिर आ जाओ आप गोबर को पकड़ लो, तो गोबर को पकड़ोगे जब, तो गोबर के अंदर भी एटॉमिक एनर्जी है और इस पे आप केवल गोबर से इकोनॉमी खड़ी कर सकते हो पूरी कंट्री की, इतना बड़ा पावर है। आज पूरे दुनिया में कई देशों ने अपने अपने देशों में रिसर्च किया। हमारे देश में भी एक रिपोर्ट जारी हुई अभी 2019 में। हमारे देश में कुछ दशक पहले, 2-3 दशक पहले भारत में एक भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा नहीं होता था। इवन हरित क्रांति के पहले तो एक भी मंदबुद्धि नहीं निकलता था। आज की तारीख में 10,000 बच्चे मंदबुद्धि आ रहे, 10,000 बच्चे, रिपोर्ट है 2019 का हमारे भारत में। और ये मंदबुद्धि कहाँ से आने लग गए? एक तो आप भैंस का दूध पी रहे हो जिसकी पहले ही से बुद्धि मंद है, ठीक है, ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा और गले से उतारना पड़ेगा इस बात को। दूसरी बात ये कि आप जो गाय का दूध यूज कर रहे हैं उसमें वो सारे कैरेक्टर नहीं है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए, इसलिए भी मंद बुद्धि आ रही है। तीसरी बात, जब इंसान की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप जरा कल्पना करो, जाओ आप वहां पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंसान की, गर्भ में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कितना सा इंसान होता है आप बताइए। आज आप 60-70 किलो के हैं, इतने से होते हैं आप, और इतने से में आपकी जब बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तो आप सोचो कि कितनी बारीक संरचना हो रही होती है। आपकी बॉडी में 72 करोड़ 72 लाख 310 नस नाड़ियों का नर्वस सिस्टम है। सोचिए, 72 करोड़ 72 लाख 310 नस नाड़ियां, अभी इतने से शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां बननी है, आप सोचो। और किधर का भी किधर नस जुड़ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए आप जरा, आप आंख, आपकी बॉडी के अंदर आंख है, कितना जबरदस्त सिस्टम है ये, कुदरत की बनाई हुई कितनी गजब की व्यवस्था है। इसके अंदर एक बूंद फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से आप पूरा संसार देख पाते हैं। अब सोचो, इतनी सी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड किस नस में जाना है और कहां पर वो बनना है ताकि आपको दिखे, ये कितनी बारीक संरचना है। सोचिए जरा, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और दुनिया में लगातार रेडिएशन चरम पर है। और आपको मैं बता दूं, एक मतलब चौंकाने वाला वाक्य है, आज की तारीख में जितनी मौतें केमिकल से हो रही हैं उससे ज़्यादा मौतें रेडिएशन से होने लगी हैं। और रेडिएशन कोई बीमारी नहीं है। एक आईएएस 10 रुपए के रस्से पे लटक जाता है, ये तनाव है साहब, ये स्ट्रेस है। इसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो अभी चल रहा था आराम से, लेकिन वो 10 रुपए का रस्सा लेके लटक जाता है। एक आईएएस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल पब्लिक में देखेंगे तो जब 10वीं के रिजल्ट आते हैं, आप अखबारों में पढ़ के देखेंगे, हर जिले में कोई ना कोई बच्चे की मौत होती है, और एक नहीं सैकड़ों होती हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो सैकड़ों मौतें प्रतिदिन तनाव के कारण हो रही, स्ट्रेस के कारण हो रही। लोग दवाई पी जाते हैं, लोग जहर पी जाते हैं, लोग रस्सी पर लटक जाते हैं, ट्रेनों से कट जाते हैं, सड़क पर मर जाते हैं।
ये सारा तनाव है साहब, जो किसी भी बीमारी को लेकर नहीं आता और ना बोलता है कि हमको ये बीमारी हुई। ठीक है, तो ये स्ट्रेस का लेवल ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर धैर्य नहीं बचा, क्योंकि नर्वस सिस्टम वीक हो गया। तो वीक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, उत्तेजना होती है। तो हम एक तो केमिकल खा रहे हैं, तो उत्तेजना तो केमिकल बढ़ाता ही है, और ऊपर से नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है बिकॉज रेडिएशंस। तो रेडिएशन हमारी बॉडी को कमज़ोर करता है। हमारी बॉडी के साथ में जब कोई बच्चा अगर पेट के अंदर है, तो जब हमारी बॉडी को वो इतना प्रभावित कर सकता है, बात समझ रहे ना, तो जो बच्चा अभी बन रहा है, जो बिल्कुल इतना सा है, उसको कितना प्रभावित करेगा जरा आप सोच के देखो। और आज का जो ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई बहन गर्भवती होती है तो वो रेडिएशन के संपर्क में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी छुट्टी हो जाती है काम से। ऐसा ट्रेंड सेट हो गया कि मतलब जो है ना, अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो अब काम से साफ छुट्टी ले लो, ऑफिस भी नहीं जाना, खेत भी नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, इवन घर के काम भी नहीं करना। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करना और लैपटॉप करना, और सामने फिर सास बहू देखना सबसे फेवरेट मामला। तो टीवी का रेडिएशन, इधर लैपटॉप का रेडिएशन, इधर मोबाइल का रेडिएशन। तो आपने अपने बच्चे को पूरी तरह से रेडिएशन से घेर रखा है, समझने को आप तैयार नहीं हो, बात समझ रहे ना, और कोई बताए तो जहन में उतारने को तैयार नहीं हो। तो क्या होता है, रेडिएशन का प्रभाव उस बच्चे पर इतना गहरा पड़ता है कि वो निकलता नहीं है, फिर निकालना पड़ता है, और ऊपर से आते ही फिर वो वेंटिलेटर पे जाता है। और हम मतलब बच्चा जो आता है वो कोई ना कोई डिसऑर्डर्स लेके आ रहा है, कोई सांस नहीं ले पा रहा ढंग से, तो कोई के फेफड़े काम नहीं कर रहे ढंग से, तो कोई का हार्ट काम नहीं कर रहा ढंग से, तो कोई का कुछ गड़बड़ है, तो कोई का कुछ गड़बड़ है, कोई मंद बुद्धि आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये इतने सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से इस शरीर को मत चलाइए, आप कुदरत के हिसाब से चलने दीजिए। हमारे देश में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज भी पैदा हुए, ये लोग अस्पताल नहीं गए, ये लोग चलते चलते पैदा हो गए, और आज चलते चलते पैदा हुए, इसलिए उनका स्थान आज पूरे विश्व में अलग है। हमारी जनरेशन आते ही वेंटिलेटर पे जा रही है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किसी को पता नहीं है। तो हमें इस बात पे बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़े। इसलिए तो मैं जोर से आपको ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एक बार ट्रैक सुधारो, डेफिनेशन चेंज करो, आप किसी भी चीज़ की बाहर की एंट्री मत करो, नहीं तो आप धोखा ही खाओगे अंत में। तो आप एक बार मन बना रहे हो तो आप संपूर्ण बदलाव करो, संपूर्ण बदलाव, पूरा ट्रैक सुधार दो, पूरा सब चेंज कर दो, पूरा एक तरफ से, खाद से लेकर, बीजों से लेकर, एग्रीकल्चर की व्यवस्था से लेकर, बनाने से लेकर, खाने से लेकर, सब कुछ बदल डालो। और एक बार बदल दिया, आदर्श सेट हो जाएंगे। 10-15 साल उठा पटक होगी, परिवार में ऊंच नीच होगी, गाली गलौच होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 15 साल के बाद दुनिया आपको फॉलो करेगी और ओई पर दुनिया को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको संपूर्ण बदलाव चाहिए। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि इस बात के उसमें नहीं जाना है, हमें अपनी गाय को ही लेकर आगे बढ़ना है। और भारत की जो गाय है उसके अंदर ये सुपर पावर है, सुपर पावर। तो कुदरत ने हमें सब दे रखा है, हमें उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं, गाय के गोबर में आप जो सूरज का जो करंट आता ना, उसमें रेडिएशन रोकने की पावर है। और इस बात का हमें अब प्रमाण नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट नहीं चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति में लाखों वर्षों से हम घर के सामने लीपते आ रहे हैं। इस बात से ज़्यादा और प्रमाण क्या दे सकते हैं हम? और अब तो मान जाओ, समझ गए ना। और ब्राज़ील ने ये रिपोर्ट जारी कर दी कि 1,000 महिलाओं पे गाय के गोबर की थेरेपी दे गई, एक भी बच्चा मंद बुद्धि नहीं निकला और एक भी बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब और क्या प्रमाण चाहिए आपको? एटॉमिक एनर्जी है साहब गाय के गोबर के अंदर, लग जाओ आप इस पे, तो आप दुनिया में इस पे इकोनॉमी खड़ी कर सकते हो। मैं इतना सोचता हूँ उसके आगे। उसमें आप गाय के गोबर से रेडिएशन चिप बना लो। अभी हम पिछले 10 सालों से लोगों को बता रहे हैं, हिंदुस्तान में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 लोगों ने रेडिएशन चिप बना के और बेचने का काम चालू कर दिया। हमारा एक भाई है बड़ोदरा में, जो 2019 में आया था, अभी उसकी कंपनी का टर्नओवर 80 लाख रुपए पहुंच गया। चिप बना के बेचता है खाली गाय के गोबर से। 1 किलो गोबर से 10,000 चिप बनाई जा सकती हैं। एक चिप की कीमत 50 रुपये होती है। 1 किलो गोबर कम से कम कुछ नहीं तो आप 1 से 5 लाख रुपए का बेच सकते हो। 1 किलो गोबर। गाय के गोबर में एटॉमिक एनर्जी है। आप उसको
1 किलो गोबर लीजिए, 3 लीटर उसमें गौमूत्र मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, और जो गत्ता होता है ना आपका पुट्ठा है ना, जो कागज़ का पुट्ठा होता है कवर कॉपी का, वो पुट्ठे को आप डिप करिए, डिप करके 10 सेकंड बाद निकालिए, सूखने के बाद मोबाइल के पीछे लगा दीजिए। रेडिएशन मीटर बाज़ार से लेके आइए, 4-5 हज़ार रुपये 2,500 रुपये का होता है। आप नॉर्मल तरीके से आप अपने मोबाइल का रेडिएशन चेक करिए कितना वो रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, और फिर वो चिप लगा के रेडिएशन चेक करिए फिर कितना वो रेडिएशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप ये करके, मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर ट्रेन में झोला में रख के खाली सबका मोबाइल लेके और रेडिएशन चेक कर करके डेमो ही दिखा के अगर लग गए ना, तो एक दिन में 5-10 हज़ार रुपये चलते चलते आप ट्रेन में भी बना सकते हो। और जितने गुटखा बेचने वाले लोग हैं ना, उन सबको गुटखा का झोला छुड़ा के और उनको ये वाला झोला थमा दीजिए आप, और उनको बोलिए कि तुमको 10 रुपये एक चिप पे देंगे, 40 रुपये आप रखिए अपने पास। मैं बता रहा हूँ करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कंपनी खड़ी की जा सकती केवल रेडिएशन को रोकने के लिए। पूरा विश्व रेडिएशन से परेशान है, किसी के पास कोई समाधान नहीं। भारत की गायों के पास ये कुदरती व्यवस्था है, आप उसके गोबर से चिप बना, हम अपने मोबाइल में चिप लगा के रखते हैं। आपको पता है हमारे मोबाइल पे कितना ट्रैफिक होता है? एक दिन में 250-250, 300 कॉल होते हैं, और सीज़न जब आता है तो नॉन स्टॉप कॉल चलते हैं। एक फ़ोन आप लगाइए, 2 वेटिंग में आ जाते हैं, आप उन 2 को निपटाएंगे, 4 वेटिंग में आ जाते हैं। कंटिन्यूसली फ़ोन चलता है, उतना फ़ोन हम निपटाते हैं, 1000 व्हाट्सएप निपटाते हैं। उसके बाद भी हमारी एनर्जी, आप शाम को भी उतना ही काम करवा लीजिए, हम रात को 2 बजे भी आप उतना ही काम करवा लीजिए, और दिन में भी उतना ही काम करवा लीजिए। ये सब रेडिएशन, आप जितना कनेक्ट रहोगे कुदरत से, उतना आप मतलब गलत चीज़ों के प्रभाव से अपने आप को बचा पाओगे। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल है। गाय के गोबर के अंदर एक चीज़ नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, हल्दी का हम लोग ऑयल निकालते हैं, आप गाय के गोबर में हल्दी की 2 बूंद मिला दीजिए, उससे मॉस्किटो कॉइल बना दीजिए। 2 बूंद हल्दी का मिलाइए, 2 बूंद लेमन ग्रास का मिलाइए, मॉस्किटो कॉइल बन जाएगी, मच्छर भाग जाएंगे। आप उसी से अपना धूप बत्ती बना सकते हैं। लेमन ग्रास का ऑयल मत मिलाइए, केवल इसका ऑयल मिला दीजिए। और अगर आपके पास अजवाइन तुलसी का ऑयल है तो 2 बूंद अजवाइन तुलसी का, 2 बूंद लेमन ग्रास का और 2 बूंद इसका भगवान के सामने लगा दीजिए, मच्छर भी भाग जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा, और आपके घर में खुशबू अलग आएगी, पूरा दिन भर महकेगा। हाँ, वो भी खुश होगा ना कि भाई चलो गाय का गोबर तो यूज़ कर रहे हैं, कम से कम केमिकल तो नहीं बना के हमें लगा रहे। वो तो अभी बहुत दुखी है कि तुमको ये तो नहीं कहा था कि जो है ना केमिकल लगा देना हमारे ऊपर या हमारे सामने, तो वो तो वैसे ही दुखी है अभी, और हम फूंक फूंक के अगरबत्तियाँ उसको दुख कर रहे हैं। और दूसरी बात, गाय के गोबर से आप मॉस्किटो कॉइल से लेकर, अगरबत्ती से लेकर, घड़ी सुई से लेकर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास, आपको दे देंगे अगर आपको चाहिए होगी तो, ठीक है। आप ये बना सकते हो। फिर इसके बाद आ जाओ आप, जो हमने कल आपको डाइट बताया था, आज अगर आप वो डाइट पूरा कंप्लीटली आर्टिफिशियल तरीके से बना देते हो, आर्टिफिशियल इन द सेंस मतलब कंप्लीट डाइट का एक समाधान बना देते हो। जैसे हमने भूसा लिया, फॉर एग्जांपल, हमने दलिया लिया, हमने चूना लिया, हमने ये लिया, हमने वो लिया, सबका एक बड़ा मिक्सचर बना दिया। तो हम भूसा ना बेच के उस मिक्सचर को हम कंप्रेस मशीन में डाल दें और उसका ईंट बना दें, और सब लोगों को कहें गौशालाओं से कि आप भूसा मत खरीदिए, आप दाना मत खरीदिए, आप चारा मत खरीदिए, आप ये मत खरीदिए, ये आप एक ईंट खरीद लीजिए, ठीक है। और एक ईंट को थोड़ा सा पानी डाल के और फोड़ दीजिए, गाय अपने आप मस्ती से खाएगी, कंप्लीट डाइट मिल गई। लाइन लग के बिकने लग जाएगा प्रोडक्ट, लाइन लग के। बस किसी को चाहिए जो ईंट बना दे, किसी को चाहिए जो गौशालाओं में घुस के उनके दिमाग में ये घुसा दे कि ये भूसा मत खरीदना, ये खरीदना, तो काम बन जाएगा। 1000 करोड़ की कंपनी इसमें आप खड़ी कर सकते हो अंडर 2 ईयर। कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया, कर रहे हैं लोग काम, हम बता रहे हैं लोगों को आप करिए इसमें काम। इतना बड़ा काम है, 6 लाख की मशीन है। पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से आपको मशीन मिल जाएगा, उन्होंने कंप्रेसर बनाया हुआ है, उन्होंने भूसे को कंप्रेस करने का बनाया सिस्टम। हम लोग उसी में ये वाला मिक्सचर डाइट बना के और एक कंप्लीट ब्रिक्स बना दें और आप बेचने लग जाओ। तो भूसा हम लोग खरीदते ही है ना, कितना ट्रांसपोर्ट होता है। एक ट्रक आपका पंजाब से अगर महाराष्ट्र जाता है तो 70,000 का ट्रांसपोर्ट लगता है। आप अगर एक ट्रक को कंप्रेस कर दोगे ना तो 10, 15, 20 ट्रक का माल एक ट्रक में आ जाएगा। तो डाइट की डाइट कंप्लीट हो गई और कंप्रेस होने पे मटेरियल छोटा हो गया। अब जाके आप ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो कितना खर्चा बच जाएगा ट्रांसपोर्ट का। जितना खर्चा ट्रांसपोर्ट का बचेगा उतने में वो कंप्लीट डाइट आ जाएगी। तो जितने का आप भूसा खिला रहे हो उतने का ये सारा मिक्सचर मिल जाएगा। और जब गाय ये खाएगी और अगले 3 दिन बाद जब उसको दूध में बदलाव मिलेगा
तो साहब वो छोड़ेगा नहीं, फिर आपको वो पकड़ के रखेगा और एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो कितना काम है यार, जितना सोचो उतना काम है। आप किसी भी एक आइडिया पे बहुत बड़ा काम देश में खड़ा कर सकते हो। बहुत पोटेंशियल है, बहुत इन्फिनिटी मार्केट है, इन्फिनिटी मार्केट है। प्लेट्स बनते हैं, लेकिन फिर वही है कि प्लेट्स के लिए फिर अलग से आप जो मेडिसिन वाला मामला है उसको आप फिर पैलेट में लेके आओ, फिर वो पैलेट भिगो, फिर गाय को खिलाओ। हम आपको कह रहे हैं कि कंप्लीट ही बना दो एक ही बार में, सीधा बड़ा बड़ा मिक्सचर प्लांट लेके आओ, भूसा डालो, ये डालो और मिक्सचर होके और कंप्लीट बनने दो डब्बे, और डब्बों को बस आप बोरी में भर भर के और पैक होके जाने दो। बहुत बड़ा काम है यार, इसमें जितना आप सोच सकते हो उतना काम है, बस लग के करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में कम से कम कुछ नहीं तो हम 2 से 2,500 गौशालाओं को जानते हैं। 2 से 2,500। कोई बंदा अगर काम करना चाहे तो उसमें हम आपको मदद भी कर सकते हैं, आपके लिए हेल्प भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र की गौशालाओं को आपसे कनेक्ट करा सकते हैं। आप बस आगे आइए, काम करिए और अपने लिए करिए, और जब अपने लिए आपको हो जाए कि हाँ भाई ठीक है अभी हमारे लिए हो गया, अब हम इसमें कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और कुछ पूछना है कल से रिलेटेड? बीज शोधन की बात समझ में आ गया था ना। कंप्लीट सन थेरेपी, फिर बीजों का सिलेक्शन और फिर बीजों का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये करके ही हमें सीड लगाने हैं। किसको क्या फ्लोर अलाट करना है वो भी कल हमने आपको बता दिया था, बराबर। जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? अगर आप जर्मिनेशन का हम टेस्ट कर रहे थे स्टार्टिंग, 70% मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम 70% तो होना ही चाहिए, नहीं तो लगभग 90, अगर आप प्योर तरीके से बीजों को बनाते हैं तो 90-95 तक चला जाता है। अच्छा, प्लांटेशन से पहले जर्मिनेशन टेस्ट करवा लेना चाहिए, अच्छी बात है। खुद को कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। खुद को कर लेना। सर फिर वो क्यों करेंगे? जब आपके यहाँ से हमने देसी बीज लिया तो हम वो टेस्ट क्यों करेंगे? फिर हम तो नहीं, वो तो हम खुद जर्मिनेशन चेक करके ही देते हैं बीज लोगों को। फिर वो हम वो तो आपके सीड्स का टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा। नहीं, देखो हम खुद करके कोई भी सीड जब हम बाहर निकालते हैं उसके पहले उसका जर्मिनेशन चेक करते हैं, कितना परसेंटेज आ रहा है, बराबर ना। जैसे हमने गेहूं के सीड बनाए, स्टॉक करके अभी हमारे बैरलों में भरे रखे हुए हैं बीज। अभी अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, हम वो बीज निकाल के और लोगों को देंगे, तो हम 10 दिन पहले अपने ट्रायल चालू कर देते हैं। हर एक बीज का हम सैंपल लेके और उनको जर्मिनेशन पे लेके जाते हैं। अगर जर्मिनेशन 70% प्लस आ रहा है, हम वो बीज को आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर हम खाने में यूज़ कर लेते हैं उसको। हम बाहर बीज खरीदते ना, तो कैसा मालूम पड़ता साहब वो देसी बीज है हाइब्रिड है? नहीं, बाहर तो आपको देसी बीज मिलेंगे ही नहीं। पहली बार दुकान पे तो आपको हाइब्रिड या GMO मिलेंगे, आपको देसी बीज मिलेंगे फार्मर के पास, है ना। तो हम आपको फार्मर्स की लिस्ट देने वाले हैं, उन फार्मर से आप वो बीज कैरी कर सकते हैं। आपने कहा था कि इससे और बीज बनाना है, इसका कुछ अलग टॉपिक है अपना या फिर? हाँ है ना, पूरा 1 घंटे का सिलेक्शन होगा जिसमें सबसे अच्छी फसल आ रही है वो फसल के बीज ले लो। बताएंगे आपको, उसके सारा पैरामीटर हैं, वो सारे पैरामीटर पे कैसे कैसे करना है आपको वो बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए। सर बीज उपचार तो हो गया, जैसे अब ये सारा सिस्टम लग गया तो इसमें बेड कैसे बनाए? ये मैनुअल बनाने पड़ेंगे सारे बेड? नहीं, पावर टिलर से ही बनाएंगे। पावर टिलर आप चला दोगे, मिट्टी टिलेज हो जाएगी, उसके ही पीछे यंत्र होता है जो आपको हम डेमो में मशीनरीज वाले टॉपिक में बताएंगे। वो आप पीछे अटैचमेंट लगा दोगे, आप चलाओगे तो वो रास्ता भी बनाता जाएगा। फिर आपको मैनुअली हल्का सा शेप देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हाथ मारना पड़ेगा ताकि उसका शेप आ जाए, और फिर आप इसमें बिजाई कर सकते हैं, ऐसे ही। पपीता लगाना है। चलो, तो और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर ये जो ज्वार है हमारे यहाँ ग्रीन फूडर का नाम ज्वार है, लेकिन अनाज वाला ज्वार कौन सा है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं, एक ही होती है, वो वही होता है। वही होता है। हम लोग उसमें फल नहीं आने देते हैं और गायों को दे देते हैं, तो वो ठीक है, ग्रीन फॉडर के रूप में यूज़ होता है। और उसी में अगर हम फल आने जाने देते हैं तो वो ज्वार ही उसमें फल लग जाते हैं, वही ज्वार है, एक ही होता है ज्वार। वाइट कलर का छोटा छोटा होता है। उसका जो पूरा बढ़ना चाहिए ऐसा मैंने कहीं पे सुना था, अगर उसका कम एज में अगर चारे के लिए यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट है ऐसे मैंने सुना था, वो कितना सच है? कैसा कैसा कम? ज्वार का जो प्लांट है, हाँ, उसका जितना टाइमिंग है पूरे ग्रोथ का,
तो वो पूरा ग्रोथ होने के बाद ही उसको चारे के लिए यूज करना है, उससे पहले नहीं करना है। उससे अगर पहले अगर करते हैं कम एज में तो कुछ साइड इफेक्ट है, ऐसे मैंने सुना था कहीं, तो वो सच बात है? नहीं नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना बिल्कुल भी। हमारे यहाँ मुर्गा छोटा होता है, हाँ 10-15 दिन का। अच्छा, इसमें जाके फंस जाता है क्या चीज? उसका जवार गाय के जवार का जो प्लांट है, हाँ हाँ 10-15 दिन तक होता है। जब बड़ा होके पत्ता जब बड़ा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे समय जो है मुश्किल हो जाती है। नहीं तो उसको डायरेक्ट खिलाते होंगे ना, टुकड़ी करके? खेत में जाके खा लेते हैं अच्छा, ओके ओके ओके। वैसे समय। हाँ तो उसमें वो एक्चुअली उसकी पुंगी जो निकलती है ना, वो पुंगी जो है ना पकड़ती है पत्ता जो होता है, पत्ता, हाँ वो पत्ते की पुंगी होती है, तो वो जाके पकड़ती है, तो उसको वो सही है। ऐसा कुछ होता है तो उसको फिर खिलाते हैं। हाँ टुकड़ी करके देना चाहिए एक्चुअली। कुट्टी मशीन में करके कुट्टी करके देना। अब वो ये कह रहे हैं कि वो छूट जाती ना गाय तो अपने से खा के आ बड़ा हो जाती। जाएगा ना तो फिर उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। छोटा जब रहेगा ना, वो 15 दिन का, उस वक्त गड़बड़ करता है, उस वक्त गड़बड़ करता है। उसके बाद नहीं करेगा। जब बड़ा हो जाएगा सब ये शेड को हम जो है पंडल परमानेंट नहीं बना सकते बगैर बम्बू के। परमानेंट एक बार बना दिए 10-15 साल तक चलता रहे। बना सकते हो, लोहे का भी बना सकते हो, पर वो सस्टेनेबल नहीं होगा। बात कड़ी ये का है। कड़ी, पत्थर की कड़ी नहीं होगा। हम लोग ट्राई कर सकते हो। वो पूछना क्या है, ट्राई करो। उनका कहना है हर साल वो करने की जरूरत नहीं है। जो बोले हैं वो फॉलो करना है तुम्हें। अगर नहीं करना है तो वो ट्राई करने के लिए तो ट्राई करो। मुश्किल ये होगा कि प्रॉपर आप हवा को, है ना, विंड के प्रेशर को उससे उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब आप कह रहे हो कि ये बॉर्डर हम उठा दें पत्थर की कड़ी का, फिर आप स्टेबिलिटी कैसे करोगे उसकी, है ना। मतलब जो है ना उसका जो फिक्सेशन होगा उसके बाजू से तो आपको पोल लगा के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर करना होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि ग्रीन नेट की जगह पे हम बाउंड्री उठा दें। पोल सर, पत्थर के पोल ले ले, हाँ ले सकते हो ना, वो ले सकते हो। मैं सोच रहा हूँ ये दीवार बनाने के लिए उसके लिए फिर न्यू बनाना पड़ेगा। वो वही तो वो इतना चौड़ा बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके वो कॉलम्स बोल रहे हैं आप। पत्थर के पोल। हाँ वो आप कर सकते हो, पत्थर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कर सकते हो। हमारे यहाँ सीमेंट के होते हैं, पत्थर के। गर्मी समय में वो क्रीपर को प्रॉब्लम होती है सब। वो गर्मी समय में पत्थर को क्रीपर जब गिरेगा ना तब वो गर्मी में प्रॉब्लम आएगा ना। हाँ हाँ नहीं, पत्थर के सहारे अपन क्या कर देते हैं, घास को बांध देते हैं पत्थर पे, तो पत्थर गर्म होगा तो घास लगी रहेगी तो पत्थर गर्म नहीं होगा, फिर वो क्रीपर्स उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा। ऐसे होता है ना। और ऊपर से छाया भी आ जाता है। छाया आएगी तो नहीं होता गर्म। हम लोगों ने लोहे के भी बनाए हैं अभी स्ट्रक्चर, देहरादून में बनाया है, दिल्ली में बनाया है। लोहे का चलेगा सर 15 साल। हाँ चलेगा ना। दिल्ली में है 1 एकड़ का, 1 आधा एकड़ का देहरादून में बनाया था हम लोगों ने। लोहे का है वो पूरा। 10 या 12 साल तक खूब आराम से अंगूर के बाग में लगाते हैं। खूब आराम से कर सकते हैं। आयरन के कॉस्ट इफेक्टिव देखो, पहले बब्बू में बना के कमा लेने का, फिर उसके बाद एक आयरन का भी बना देने का। सही है ना। एकदम तो कुछ नया और नहीं। सही है। सस्ते से ही तो काम शुरुआत। आज हम लोग नर्सरी के विषय पे बात करते हैं।